हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम करी थी, 2 क्वेश्चंस किए थे। अभी वर्ड प्रॉब्लम को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, अगले टाइप की क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो हमने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। वहां पे भी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ी थी हमने 9th क्लास में, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो कुछ कुछ वैसी ही वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, मतलब ऑलमोस्ट सारे टाइप सिमिलर हैं, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अंतर केवल ये है कि वहां पे हम लोग डबल वेरिएबल यूज करते थे, एक्स एंड वाई लेके करते थे। यहां पे हम लोग ट्राई करते हैं कि जब तक पॉसिबल हो दूसरे वेरिएबल पे ना जाना पड़े, सेकेंड वेरिएबल यूज ना करना पड़े। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर कंटेन्स द बिगर्स एट टेंथ प्लेस। मतलब एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट है, उसमें जो बड़ी वाली डिजिट है, जो बड़ी वाली डिजिट है वो टेंथ प्लेस पर है। ठीक है, अ 2 डिजिट नंबर कंटेन्स द बिगर सेट टेंथ प्लेस। मतलब नंबर किस टाइप का है, नंबर जैसे 68 टाइप का नहीं है। 68 में क्या है, 6 छोटा है 8 बड़ा है, तो टेंथ डिजिट छोटी है यूनिट डिजिट बड़ी है, ऐसा नंबर नहीं है। नंबर 86 टाइप का है, दैट मीन्स कि उसकी टेंथ वाली डिजिट बड़ी है, यूनिट वाली डिजिट छोटी है। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है 2 डिजिट नंबर कंटेन्स द बिगेस्ट डिजिट एट टेंथ प्लेस, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 27 एंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट 6। तो 2 डिजिट के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो 27 है। ठीक, तो अगर हम अज्यूम करें कि यूनिट डिजिट हमारी x है, ठीक है, अगर हम अज्यूम कर ले लेट यूनिट डिजिट इक्वल्स टू x, तो लेट यूनिट डिजिट इक्वल्स टू x। तो यूनिट डिजिट को x ले लिया। अब अगर यूनिट डिजिट x है तो जो हमारी अगली वाली डिजिट होगी टेंथ डिजिट, क्योंकि हमें पता है दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस जो है वो 6 का है। ठीक, और टेंथ वाली डिजिट बड़ी है, दोनों का डिफरेंस 6 का है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट जो भी होगी टेंथ वाली डिजिट या तो उससे 6 कम होगी या तो 6 ज्यादा होगी। ये बात क्लियर है कि जो भी हमारी यूनिट डिजिट है, जो कि हमने अज्यूम किया है x, टेंथ वाली डिजिट उस यूनिट डिजिट से या तो 6 कम होगी या तो 6 ज्यादा होगी, बिकॉज डिफरेंस 6 का है। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि जो टेंथ डिजिट है वो ग्रेटर है, तो दैट मींस टेंथ डिजिट यूनिट डिजिट से 6 ग्रेटर होगी। इसका मतलब हमारी जो टेंथ डिजिट है वो आ जाएगी x प्लस 6। टेंथ डिजिट इज इक्वल्स टू x प्लस 6। क्लियर, इतना समझ में आ गया कि x प्लस 6 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस 6 का है। तो अगर यूनिट डिजिट को हमने x लिया है तो टेंथ डिजिट या तो x से 6 कम होती, क्योंकि डिफरेंस 6 का कब हो सकता है, जब उससे 6 कम हो या उससे 6 ज्यादा हो। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में पहले स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन्ड है कि टेंथ डिजिट इज बिगर, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट अगर x है तो टेंथ डिजिट उससे 6 ज्यादा होगी, इसका मतलब x प्लस 6 होगी। राइट, अब क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 27। दोनों डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो 27 है। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एक डिजिट x है दूसरी x प्लस 6 है, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 27 है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू x प्लस 6 इक्वल्स टू 27। x इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स 27। इसको सॉल्व करो, ये अंदर जाएगा, x इंटू एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स 6x, 27 इधर आ गया, माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। अब 27 जो होता है, 27 की हेल्प से 6 बनाना है। 27 होता है 9 इंटू 3, तो अगर हम 9 और 3 को यूज करेंगे उससे 6 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9x माइनस 3x माइनस 27 इक्वल्स 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करो तो यहां से कॉमन क्या आएगा, देखो यहां से कॉमन आएगा x, तो बचेगा x प्लस 9, और यहां से कॉमन आएगा माइनस 3, तो फिर बचेगा x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अगर हम दो फैक्टर्स को अलग अलग करके 0 से इक्वेट करें तो x प्लस 9 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। एक बार x प्लस 9 को 0 के इक्वल करेंगे तो
x की वैल्यू -9 आएगी और दूसरी बार x -3 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। तो एक वैल्यू आ गई -9, दूसरी वैल्यू आ गई 3। ठीक है, नेगेटिव होगा नहीं तो नेगेटिव को हम डिस्कार्ड कर देंगे। क्वेश्चन में मोस्टली मेंशन होता है कि नेगेटिव नंबर नहीं होगा। अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो वहां पे हम नेगेटिव को भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर एक क्वेश्चन में नॉर्मल नंबर लिखा है तो नेगेटिव एक्सेप्ट होगा, बट जनरली क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं लिखा होता है 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर, तो इसलिए हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यहां पे हमारा जो x की वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है, इसका मतलब यूनिट डिजिट हमारा 3 होगा। टेंस डिजिट जो है वो होगा x प्लस 6, इसका मतलब हमारी टेंस डिजिट जो होगी वो होगी 3 प्लस 6 मतलब 9। तो अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है और टेंस डिजिट हमारी 9 है तो नंबर हो जाएगा 93, क्योंकि टेंस प्लेस पे 9 आएगा, यूनिट प्लेस पे 3 आएगा, तो नंबर होगा 93। तो हम आंसर लिखेंगे नंबर इज 93। क्लियर, ये समझ में आ गया? नेक्स्ट टाइप पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पे बेस्ड। ये भी हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है और हमने क्लास 9th में पढ़ा था। देखो स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लोइंग वाटर, ठीक। और वाटर हमेशा फ्लो करेगा फ्रॉम एन हायर ऑल्टीट्यूड टू अ लोअर ऑल्टीट्यूड। वाटर जो है वो एक हायर ऑल्टीट्यूड से लोअर ऑल्टीट्यूड में नीचे की तरफ फ्लो करेगा, ठीक। अगर इस फ्लोइंग वाटर में हम भी नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ऐसे मूवमेंट को डाउनस्ट्रीम मूवमेंट बोलते हैं। और डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, वाटर की जो स्पीड है वो हमारे बोट की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब जो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी वो होगी स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, इसी का अगर उल्टा करें, देखो पानी तो नीचे ही आएगा, पानी तो हायर ऑल्टीट्यूड से लोअर ऑल्टीट्यूड ही फ्लो करेगा नीचे की ओर। लेकिन अगर हम जो अपनी बोट है उसको हम नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं ऐसे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बोट के मोशन को वाटर अपोज करेगा। वाटर उसके अगेंस्ट फ्लो कर रहा है तो वाटर क्या करेगा, बोट की स्पीड को उतना कम कर देगा। तो डाउनस्ट्रीम में वाटर की स्पीड बोट की स्पीड में ऐड हो जाती है, क्योंकि वाटर क्या करता है, बोट के मोशन को सपोर्ट करता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बिकॉज यहां पर वाटर क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, उसके अगेंस्ट वाटर फ्लो करता है, तो वाटर की स्पीड जो है उतनी कम हो जाती है बोट की स्पीड ड्यू टू वाटर, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 11 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, स्टिल वाटर एक हाइपोथेटिकल केस है, वाटर कभी बिल्कुल स्टिल नहीं होता, लेकिन वो कह रहा है कि अगर वाटर बिल्कुल स्टिल हो, मतलब एक कलेक्टेड हो, वाटर बॉडी फ्लोइंग ना हो, एक पॉन्ड टाइप का, लेक टाइप का हो, तो स्टिल वाटर में जो वाटर की स्पीड है, बल्कि वो भी एकदम स्टिल नहीं होता, उसमें भी एक हल्का करंट होता है, लेकिन फिर भी हम अगर मान लें कि जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो पानी अगर ऊपर या नीचे फ्लो नहीं कर रहा है, बिल्कुल फ्लो नहीं है पानी में, तो वहां पे जो उसका स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। फिर कह रहा है इट कैन गो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 2 hours and 45 minutes. फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मतलब हमको ये निकालना है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है, मतलब वाटर किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इसको स्टार्टिंग में ये अज्यूम कर लें कि लेट जो वाटर के फ्लो की स्पीड है उसको x ले ले, अगर हम अज्यूम करें लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब फ्लोइंग वाटर, तो अगर हम कह रहे हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसका मतलब स्पीड ऑफ किसकी स्पीड है, ये वाटर के फ्लो करने की स्पीड है, तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू x। अगर हम यहां से डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालें, तो यहां पे अगर हम निकालें, अच्छा वाटर की, स्टिल वाटर की स्पीड कितनी, मतलब स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी है, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो अगर यहां से हम डाउन स्ट्रीम मोशन की स्पीड निकालें, तो जैसा मैंने बोला कि बोट की स्पीड अगर खुद की 11 है और वाटर x किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड को वाटर इंक्रीज कर देगा, इसका मतलब 11 में x ऐड हो जाएगा, इसका मतलब यहां पे लिखेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड,
डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू 11 प्लस x किलोमीटर पर आवर। राइट, ये बात समझ में आई कि वाटर के अगर अपने फ्लो की स्पीड x है और उस वाटर में डाउनस्ट्रीम अगर बोट जा रही है तो बोट भी नीचे जा रही है, ऐसे वाटर भी ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है, तो वाटर क्या करेगा, वाटर बोट की स्पीड को इंक्रीज कर देगा, बोट के मोशन को सपोर्ट करेगा। तो अगर वाटर के फ्लो की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, बोट के अपने चलने की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर है, तो 11 में x ऐड हो जाएगा, तो रिजल्टेंट जो फाइनल डाउनस्ट्रीम स्पीड आएगी वो आएगी 11 प्लस x। क्लियर। ऐसे ही अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें, अपस्ट्रीम का मतलब है कि वाटर तो नीचे ही आएगा, वाटर तो हायर ऑल्टीट्यूड से नीचे ही आएगा। अपस्ट्रीम मतलब कि इस फ्लोइंग वाटर में अगर हम ऊपर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं अपस्ट्रीम, तो जब हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो जो 11 किलोमीटर पर आवर इस बोट की स्पीड है, उसमें से ये x वाली स्पीड माइनस हो जाएगी, इसका मतलब 11 माइनस x हो जाएगा। तो अपस्ट्रीम स्पीड जो होगी हमारी, अपस्ट्रीम स्पीड वो होगी 11 माइनस x। क्लियर, इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बोट को 12 किलोमीटर पहले वो अपस्ट्रीम गई और फिर लौट के ओरिजिनल पॉइंट पे आई, और ये पूरे जर्नी में मतलब 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और फिर वापस से 12 किलोमीटर लौट के डाउनस्ट्रीम आने में, ये 24 किलोमीटर की टोटल जर्नी में उसे 2 आवर्स एंड 45 मिनट का टाइम लगा है। ठीक है, तो पहले अगर 12 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम गई तो क्या करेंगे, देखो 12 क्या है, 12 है डिस्टेंस और स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की, स्पीड है 11 माइनस एक्स। अगर हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वो आएगा टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, तो 12 अपॉन जो स्पीड है, स्पीड है 11 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 11 माइनस एक्स। तो ये 12 जो है, ये 12 क्या हो गया, 12 हो गया जितना वो क्या है उसका डिस्टेंस, 12 किलोमीटर गई, किस स्पीड से गई, 11 माइनस एक्स से। तो इसका मतलब अगर 12 को हम 11 माइनस एक्स से डिवाइड कर दें तो 12 अपॉन 11 माइनस एक्स, ये आएगा टाइम। कौन सा टाइम है ये वो टाइम है जो बोट को 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगा। ठीक है, लेकिन ये टाइम हमें दिया नहीं है, अगर ये टाइम दिया होता अलग से तो हम इक्वल टू वो टाइम कर देते। हमें बोला है 12 किलोमीटर जाने में एंड वापस लौट के आने में, मतलब दोनों टाइम का सम दिया है कि जाने में जो टाइम लगेगा एंड लौट के आने में जो टाइम लगेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों में टाइम बराबर नहीं लगेगा, डाउनस्ट्रीम में टाइम काफी कम लगता है एज कंपेयर टू अपस्ट्रीम। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम टोटल टाइम को अपॉन 2 कर दे। ठीक है, तो यहां पे उसको अपस्ट्रीम जाने में टाइम लग रहा है, वो लग रहा है 12 अपॉन 11 माइनस एक्स, प्लस जो आने में डाउनस्ट्रीम टाइम लग रहा है, तो 12 फिर से डिस्टेंस है, डाउनस्ट्रीम जो स्पीड है वो है 11 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 11 प्लस एक्स। ठीक है, और टोटल जो इसको टाइम लगा है वो किसके इक्वल है, ये टोटल टाइम इक्वल है 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स के। 2 आवर्स मतलब 2 प्लस 45 मिनट का मतलब 45 अपॉन 60, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2 प्लस 45 अपॉन 60, इसको कैंसिल कर दे 15 से, 15 इंटू 3, 15 इंटू 4, एलसीएम ले लें, 4 इंटू 2, इसका एलसीएम 4 आएगा, 4 को अगर 1 से डिवाइड कर दे 4 आएगा, 4 इंटू 2 आ जाएगा 8 प्लस 3। ठीक है, यहां पर 12 कॉमन ले ले, 12 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 अपॉन 11 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 11 प्लस एक्स, ये आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इस तरफ आगे सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर देखो, यहां पर अगर इन दोनों का एलसीएम ले, 12 तो बाहर है ही, अगर इन दोनों का एलसीएम ले तो 12 को यहां लिख देते हैं, एलसीएम इन दोनों का आएगा 11 माइनस एक्स इंटू 11 प्लस एक्स, ये आएगा एलसीएम। ठीक है,
अगर इस एलसीएम को, मतलब ये वाला जो डिनोमिनेटर 11 माइनस एक्स इंटू 11 प्लस एक्स, अगर इस एलसीएम को 11 माइनस एक्स से डिवाइड कर दे तो बचेगा 11 प्लस एक्स, और वो 11 प्लस एक्स आके इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा। फिर से बता रहे हैं, ये एलसीएम आया 11 माइनस एक्स इंटू 11 प्लस एक्स। अगर इस एलसीएम को हम 11 माइनस एक्स से डिवाइड कर दें तो 11 माइनस एक्स से जब डिवाइड करेंगे मतलब अपॉन में 11 माइनस एक्स आएगा, 11 माइनस एक्स 11 माइनस एक्स कट जाएगा तो बचेगा 11 प्लस एक्स, और 11 प्लस एक्स आके यहां वाले इस न्यूमरेटर 1 को मल्टीप्लाई करेगा। तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 11 प्लस एक्स, बीच में प्लस आएगा। फिर उसके बाद अब ये डिनोमिनेटर नेक्स्ट फ्रैक्शन का, इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 प्लस एक्स, 11 प्लस एक्स कट गया, बचा 11 माइनस एक्स, वो 11 माइनस एक्स आके इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पे हो जाएगा 11 माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल टू के उस तरफ क्या है, 8 प्लस 3 11 अपॉन 4, तो इक्वल टू के इधर है हमारा 11 अपॉन 4। क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो ये एक्स एक्स कट गया, क्यों, क्योंकि ये प्लस एक्स है माइनस एक्स है, तो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा 12 इंटू, अच्छा 11 प्लस 11 होता है 22, और अगर तुम डिनोमिनेटर में देखो तो एक फॉर्मूला बन रहा है, ये कह रहा है 11 माइनस एक्स इंटू 11 प्लस एक्स, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 121 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 4, यही होगा। अब क्या करेंगे, देखो ये 4 को हम यही रहने देते हैं, या एक काम करते हैं इसको ऊपर भेज देते हैं यहां पर, और नंबर जो इधर है वो सारे इधर ले आते हैं। तो यहां 12 पहले से है तो 12 रहेगा, 22 पहले से 22 रहेगा, ये वाला 4 यहां अपॉन में है, ये 4 इधर आके इंटू में चला आएगा तो इंटू 4 हो जाएगा, और ये 11 यहां पर ऊपर है, ये अपॉन में इधर चला आएगा तो अपॉन 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू इस तरफ क्या बचेगा 121 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया क्या किया है। देखो ये 12 यहीं पे था, 22 यहीं पे था, 4 यहां अपॉन में था, 4 इधर आएगा इंटू में आ जाएगा इंटू 4, और 11 यहां पर था तो 11 अपॉन में आ जाएगा तो अपॉन 11 आ गया, और ये 121 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 121 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, अब क्या करेंगे, 11 से कट गया ये 2 आ गया, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 12 होता है 96 इक्वल्स टू 121 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर को इधर ले आए और 96 को उधर भेज दे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 121 माइनस 96, मतलब आ जाएगा 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक्स कितना आएगा, एक्स आएगा प्लस माइनस 5। प्लस माइनस 5 क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज प्लस 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। अगर हमें यह बताया गया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो हम पक्का नहीं बता सकते कि x प्लस 5 भी है, x प्लस 5 भी हो सकता है और x माइनस 5 भी हो सकता है, इसलिए यहां पर दो आंसर आ रहे हैं प्लस माइनस 5। अब ये x हमारा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहां पे हम लिख देंगे कि सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। यूनिट लगाना मत भूलना, ये लिखना जरूरी है, हम ये कभी नहीं लिखेंगे पेपर में कि नेग्लेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, नहीं तो अभी एग्जामिनर उसमें y लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि नेगेटिव वैल्यू को क्यों नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो रीजन लिखना पड़ेगा कि सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर x इक्वल्स टू प्लस 5 एंड आगे यूनिट लगा देंगे किलोमीटर पर आवर। क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये कंप्लीट हो गया। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। 8 year hence the age of man will be 4 year more than 3 times the age of sun. Find their present ages। ठीक है, तो देखो ये सिंपल सी एक एज पे बेस्ड क्वेश्चन है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम हम कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले तो काफी आता था, अभी उतना नहीं आता, लेकिन ये कह सकते हो कि एज वाला क्वेश्चन मतलब एक एवरग्रीन टॉपिक है, तो कभी भी आ सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे दो लोगों की एज की बात कर रहा है, एक पर्सन है और उसका सन है। ठीक है, प्रेजेंट एज की बात की पहले,
और फिर प्रेजेंट एज की बात के बाद सीधे जंप करके चला गया 8 साल बाद की एज में क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। तो मैन की एज की बात कर रहा है और सन की एज की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि एक मैन की एज उसके सन के एज के स्क्वायर के ट्वाइस है। ठीक है, एक मैन की एज उसके सन के एज के स्क्वायर की ट्वाइस है। तो अगर हम अज्यूम करें कि सन की एज एक्स है, ठीक है, अगर हम अज्यूम करें लेट सन्स एज इक्वल्स टू एक्स। अच्छा, ये क्या है, सन की प्रेजेंट एज है। अगर हमने अज्यूम किया लेट सन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एक्स, तो सन की अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी, फादर्स एज। ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं अभी हम, तो फादर्स एज क्या हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। मतलब कि सन के एज के स्क्वायर का ट्वाइस है मैन की एज। तो सन का एज एक्स है अगर, तो एक्स का पहले स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर का फिर ट्वाइस कर देंगे। इसका मतलब फादर्स एज जो आएगी वो आएगी 2x स्क्वायर, राइट। तो यहां पे सन एज एक्स हो गई, फादर एज हो गई 2x स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 8 ईयर हेंस, मतलब 8 साल आगे चले गए हम। 8 ईयर हेंस, ये तो प्रेजेंट एजेस थी जो अज्यूम की थी। अब 8 साल अगर आगे जाएंगे तो उनकी एजेस क्या हो जाएंगी, देखते हैं। तो अगर यहां पे हम एक हेडिंग टाइप का डाल दे 8 ईयर्स हेंस, मतलब अगर हम 8 साल आगे चले जाएं, 8 साल फ्यूचर में चले जाएं, ठीक, तो 8 साल आगे जाने पर सन की एज क्या रहेगी। देखो सन्स एज जो है वो कितनी हो जाएगी, सन की अभी जो एज है वो एक्स है, सन की आज जो एज है अभी वो एक्स है। 8 साल फ्यूचर में जाएंगे, 8 साल आगे जाएंगे तो सन की एज क्या हो जाएगी, एक्स में 8 ऐड हो जाएगा, इसका मतलब एक्स प्लस 8 हो जाएगी, होगा। और इसी तरह से अगर फादर की प्रेजेंट एज 2x स्क्वायर है तो 8 साल बाद क्या होगी, 8 साल बाद अगर हम फादर्स एज निकालें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8, होगा, यही होगा भाई। अगर प्रेजेंटेज किसी की x है, 8 साल बाद x प्लस 8 हो जाएगी। अगर किसी की प्रेजेंटेज 2x स्क्वायर है तो 8 साल बाद 2x स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगी। 8 साल बाद मतलब 8 साल आगे जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एज में प्लस 8 होगा, बस इतना ही तो होगा, ठीक। अब वो सिनारियो बता रहा 8 साल बाद हुआ क्या, क्या रिलेशन रह गया एज के बीच में। तो कह रहा है 8 ईयर हेंस द एज ऑफ द मैन विल बी। अच्छा ध्यान रखना, इज, वॉज, वर, विल बी, इन सब का मतलब होता है इक्वल टू। इज लिखा हो, वॉज लिखा हो, वर लिखा हो, विल बी लिखा हो, तो इन सब का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है द एज ऑफ द मैन विल बी। एज ऑफ द मैन मतलब एज ऑफ द मैन कितनी है, 2x स्क्वायर प्लस 8। कब की एज बोल रहा है, 8 साल आगे की एज बोल रहा है। तो 2x स्क्वायर प्लस 8, 2x स्क्वायर प्लस 8 विल बी का मतलब इक्वल टू, विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। तो सन की एज का 3 टाइम्स से 4 ईयर और ज्यादा, 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। तो बॉड मास अगर लगाए तो सन की एज का पहले 3 टाइम्स करेंगे क्योंकि पहले मल्टीप्लीकेशन होता है, और उससे 4 ईयर मोर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो सन की एज उस समय कितनी है, x प्लस 8, x प्लस 8 का पहले 3 टाइम्स करेंगे और उससे 4 ईयर और ज्यादा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 3 टाइम्स x प्लस 8 प्लस 4 ईयर ज्यादा, तो प्लस 4 लगा दिया आगे। क्लियर। अब इसको सॉल्व अगर करें तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 8, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू, यहां पर ये 3 अंदर आएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 4, यही होगा। ये समझ में आया क्या किया है। अब क्या करेंगे, अब इसको
क्वाड्रेटिक बना लो, सारे टर्म इस तरफ ले आओ, इस तरफ 0 ले आओ, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, स्प्लिट करके आंसर निकाल लेंगे। तो इसका मतलब ये क्या आएगा 2x स्क्वायर, अच्छा 3x उधर से इधर आएगा तो -3x, फिर 24 प्लस 4 कितना होगा 28। अगर वो 28 उधर से हम इस तरफ ले आए तो यहां +8 है, +8 -28, तो इसका मतलब हो जाएगा -20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पर अगर हम इसको स्प्लिट मतलब फैक्टराइज करें स्प्लिट करके तो आएगा 2 इंटू 20, 40 आएगा, 40 की हेल्प से 3 लाना है, 40 होता है 8 इंटू 5, तो इसका मतलब यह आ जाएगा 2x स्क्वायर -8x प्लस 5x -20 इक्वल्स टू 0। क्लियर? यहां से अगर इससे कॉमन ले ले तो इससे कॉमन आएगा 2x, बचेगा क्या, यहां बचा x -4, फिर इससे कॉमन लेंगे तो +5 कॉमन आएगा, यहां बचेगा x -4 इक्वल्स टू 0। एक बार ब्रैकेट x -4 को कॉमन निकाल लें तो x -4 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, यहां बचेगा 2x प्लस 5 इक्वल्स 0। क्लियर? अब अलग अलग इक्वेट कर लें, एक बार इसको 0 से इक्वेट कर लें तो x -4 इक्वल्स टू 0, तो x आएगा 4, और दूसरी बार 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x आएगा -5/2। ठीक है, क्योंकि एज रिप्रेजेंट कर रहा है x, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसका मतलब नेग्लेक्टिंग -5/2 बिकॉज एज ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आंसर जो आएगा वो आएगा x इक्वल्स टू 4। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब दोनों की प्रेजेंट एजेस बतानी है। एक की हमने x ही अज्यूम की थी, तो दैट मींस जो सन्स प्रेजेंट एज आएगी वो आएगी 4 इयर्स, और जो फादर की प्रेजेंट एज आएगी उसके लिए यहां पर x की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो जब यहां लाके 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 टू 2 कितना होता है 32, तो इसका मतलब सन्स प्रेजेंट एज जो आएगी वो आएगी 4 इयर्स, एंड जो फादर्स प्रेजेंट एज आएगी वो आएगी 32 इयर्स। याद रखना यूनिट ईयर्स है, यूनिट लगाना कंपलसरी, यूनिट नहीं भूलना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी फिर हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम और अभी बाकी है, कुछ टाइप्स बाकी हैं, वो हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।